दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री मोदी का रिमोट कंट्रोल आरएसएस के बजाय अब इजराइल लॉबी के हाथ में है? और क्या इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल जाने का एक बहुत बड़ा जोखिम युद्ध के माहौल के बीच में उठाया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के जरिए एक लॉबी मोदी को ट्रंप और इजराइल के करीब लेकर आई? अब इतना बड़ा आरोप मैं नहीं लगा रहा, बल्कि यह खुलासा नए दस्तावेजों के आधार पर आज कांग्रेस ने किया है। यह नहीं बर्दाश्त होगा कि भारत इतनी पुरानी सभ्यता, उसके प्रधानमंत्री के धागा का कंट्रोल का रिमोट कंट्रोल एप्स्टीन के हाथों में, कैसे बर्दाश्त होगा? अब आज कांग्रेस ने एप्स्टीन फाइल के कुछ नए दस्तावेज जारी किए और कहा कि हरदीप पुरी, मोदी जी के मंत्री हरदीप पुरी, और अनिल अंबानी, मोदी के पुराने मित्र, ये दोनों जेफरी एप्स्टीन के लिए काम करते थे। और जेफरी एप्स्टीन ज्यू लॉबी को बिलोंग करते थे। एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहुद बराक के लिए काम कर रहे थे। और ये सारी लॉबी मिलकर मोदी को 2017 में ट्रंप के करीब लाई, इजराइल के करीब लाई और एक नया गठजोड़ बनाया। ये नींव जो डली 2014 के बाद भारत और इजराइल के संबंधों की, ये जेफरी एप्स्टीन ने तय किया। ये नींव उसने डाली। एहुद बराक, जेफरी एप्स्टीन, अनिल अंबानी, हरदीप पुरी, ऐसे बनी हमारी विदेश नीति। अब दोस्तों, सच यह है कि नेता विपक्ष राहुल गांधी एप्स्टीन फाइल को पर्सनल लेवल पर मॉनिटर कर रहे हैं और राहुल की एक खास डेटा और रिसर्च टीम इस पर दिन रात काम कर रही है, वॉर रूम के स्तर पर। और ऐसा कहा जा रहा है कि इन फाइल्स में बहुत से ऐसे प्रमाण, बहुत से ऐसे ईमेल, मैसेजेस और डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिससे जाहिर होता है कि अंबानी और पुरी दोनों मोदी के लिए काम कर रहे थे और ये ट्रंप और इजराइल के बीच एक इंपॉर्टेंट लिंक थे। अब दोस्तों, कांग्रेस ने आज जो सैकड़ों डॉक्यूमेंट जारी किए हैं, इस छोटे से वीडियो में सबको को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन कुछ डेट्स ऐसी हैं जिस पर आप गौर करेंगे तो सारा का सारा आपको ये जो पूरा सिलसिला है, या यूं कहें जो क्रोनोलॉजी है, एकदम स्पष्ट हो जाएगी कि पर्दे के पीछे क्या बड़ा खेल पिछले कुछ सालों से हो रहा था। पहली डेट देखिए, 4 जनवरी 2017, जब हरदीप पुरी, जो अब मोदी के मंत्री बहुत करीबी हैं, ये चिट्ठी लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं एप्स्टीन को और कहते हैं कि मुझे आपसे मिलना है। 2 दिन के बाद 6 जनवरी को एप्स्टीन जवाब देते हैं, मुलाकात हो जाती है। और ऐसी कई मुलाकातें हरदीप पुरी और एप्स्टीन के बीच में हुई हैं, जो यौन अपराधी नहीं थे बल्कि उनको सज़ा मिली, वो कन्विक्ट थे, नज़रबंद थे, और तब हरदीप पुरी उनसे मिल रहे थे। 21 फरवरी को अनिल अंबानी को इंट्रोड्यूस कराया जाता है और फिर 23 फरवरी 2017 को एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच एक और शख्स एंटर करते हैं जिनका नाम है एहुद बराक। ये छोटी मोटी हस्ती नहीं है, बल्कि मोसाद के लिए काम करते हैं, एप्स्टीन को ट्रेन करते हैं। और सबसे बड़ी बात, बराक जो हैं वो इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री भी रहे हैं। अब ये जो मुलाकातों का सिलसिला है, या यूं कहें खुलासों का सिलसिला है, ये जनवरी 2017 से शुरू होता है, फरवरी में शबाब पर आता है और मार्च आते आते इस पर अमल होने लगता है। 2 मार्च 2017 को अनिल अंबानी और एप्स्टीन, इनके बीच में बातचीत होती ईमेल में, सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। और अनिल अंबानी कहते हैं एप्स्टीन से, यौन अपराधी से, जो ट्रंप और नेतन्याहू यानी इजराइल लॉबी के बहुत खास हैं, उनसे अनिल अंबानी कहते हैं कि मैं आपका मार्गदर्शन चाहता हूं कि आप हमें बताएं कि भारत सरकार यानी मोदी सरकार किस तरह से व्हाइट हाउस से डील करे और खासकर डिफेंस का कोऑपरेशन कैसा होना चाहिए, यानी रक्षा मामलों में किस तरह का सहयोग होना चाहिए। कौन पूछ रहा है? अनिल अंबानी। अनिल अंबानी क्या है? नेटवर्किंग कर रहे हैं, मोदी के दोस्त हैं। किससे कर रहे हैं? एप्स्टीन से, जो यौन अपराधी है, जिसको सजा मिल चुकी है। अब इसी सिलसिले में एक और तारीख है, 16 मार्च 2017। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो अनिल अंबानी कहते हैं कि मैं दिल्ली में था और मेरी लीडरशिप से बात हुई है, जो आपने बताया था मार्गदर्शन के बारे में, यानी ट्रंप और इजराइल को लेकर। अब ये दिल्ली में किस लीडरशिप से बात हो रही है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि दिल्ली का नेतृत्व उस वक्त कौन कर रहा था। दिल्ली राजधानी की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली दरबार की बात कर रहा हूँ, देश की सरकार की बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों, जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या मोदी इजराइल और अमेरिका के गेम में फंसते जा रहे हैं?
और जो मैंने शुरू में कहा था, क्या यही वजह है कि युद्ध के माहौल के बीच में, जब ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, पूरी नाकेबंदी, सबसे ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट इस वक्त मिडिल ईस्ट में, उस वक्त नरेंद्र मोदी इजराइल जा रहे हैं, इजराइल में हैं आप कह सकते हैं। कोई भी नेता, दुनिया का कोई नेता, कोई राष्ट्राध्यक्ष ऐसे मौके पर परहेज करेगा? ना ईरान जाएगा, ना इजराइल जाएगा, मोदी जी जा रहे हैं। तो क्या वो इस गेम में फंसते जा रहे हैं जिस तरह का खुलासा इन दस्तावेजों से हो रहा है? और एक दूसरा सवाल, क्या राहुल गांधी की टीम, रिसर्च और डेटा टीम, कुछ बहुत बड़ा खुलासा करने जा रही है आने वाले समय में, जो मोदी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है? अब मैंने ये सवाल जाहिर तौर पर एक ऐसे पत्रकार से पूछा जो कांग्रेस का भी इनसाइड व्यू रखते हैं, और राहुल गांधी का जो वॉर रूम है, जहां रिसर्च हो रही, जहां डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लाखों दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, उस शख्स की आंखें वहां तक हैं। मैंने आज उनको अपने प्रोग्राम में बुलाया और आप अच्छी तरह से परिचित हैं उमाकांत लखेड़ा साहब से, उनकी बात भी सुनिए। उमाकांत जी, कई वर्षों से आप कांग्रेस पार्टी को देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं। मुझे जो एक चीज समझ नहीं आ रही है कि आखिर इतनी जबरदस्त रिसर्च, सारे दस्तावेज सामने लाकर रख दिए हैं आज कांग्रेस ने, और जिस तरह के आरोप है, बहुत गंभीर किस्म के आरोप है। ऐसा लग रहा है इन दस्तावेजों को देखकर, आरोपों को देखकर और दलीलों को सुनकर कांग्रेस की, कि जैसे नरेंद्र मोदी इजराइल की लॉबी के हाथों में खेल रहे हों, एप्स्टीन के हाथों में खेल रहे हों। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये रिसर्च इतनी सटीक, इतनी डीप रिसर्च, ये मुमकिन कैसे? तो क्या कोई रिसर्च एजेंसी हायर करी है, कोई कंपनी हायर कर ली है राहुल गांधी ने, या फिर ये इंटरनल जो कांग्रेस के वर्कर्स हैं, उनकी जो रिसर्च टीम है, उनकी जो डाटा टीम है, वो ये सारा कुछ खुलासे कर रही है एप्स्टीन फाइल्स में से? देखिए, मदद तो, हेल्प तो ली जा रही होगी जो डेटा एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन ज्यादातर मेरे को ये बताया गया, मेरी जो रिपोर्ट्स है, कि कांग्रेस पार्टी की अपनी टीम है, उनके जो लोग परमानेंट लोग हैं, जो उनके वार रूम को देखते हैं, जो उनका इलेक्शन स्ट्रेटजी तय करते हैं, वो सारे लोग इसमें लगे हुए हैं। और इतना जो गहन विश्लेषण हो रहा है, ये कोई मामूली विश्लेषण नहीं है। कांग्रेस पार्टी इसको एक बड़े युद्ध, बड़े वार के तौर पर ले रही है। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि अगर रिसर्च बेस्ड वो खुलासे नहीं होंगे तो वो आगे चल करके वो सत्य को, सत्य की जो सत्यता है उसको कैसे पुष्टि कर पाएंगे। तो इसलिए वो एक एक फूंक फूंक कर, जो पूरी रिसर्च टीम है वो फूंक फूंक कर कदम रख रही है। राहुल गांधी खुद चीजों को मॉनिटर कर रहे हैं, पवन खेड़ा भी है, कांग्रेस के और भी बड़े नेता है। तो ऐसा लगता है कि ये जो बड़े साइंटिफिक तरीके से जो हो रहा है, जैसे कुछ महीनों पहले उन्होंने एसआईआर पर और इलेक्शन जो हरियाणा में और महाराष्ट्र में और बाकी राज्यों में हुआ था, उसकी जिस तरह से उन्होंने बड़ी माइनॉरिटी, बड़ी गहराई में, बड़े माइक्रो लेवल पर जाकर के जो रिसर्च कर रहे हैं। और ये तो डॉक्यूमेंट, इसलिए कि डॉक्यूमेंट तो अमेरिकन जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे है, इसलिए कोई उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में राहुल जी राहुल गांधी ने भी कहा था कि अभी 1.5 लाख फाइलें सामने आई हैं, 1.5 लाख फाइलें अभी और आनी हैं एप्स्टीन से रिलेटेड। कई और बड़े नाम जो मोदी से जुड़े, उनका खुलासा होना है। और ये भी इस तरह की भी हमें संकेत मिल रहे थे कि कई इसमें ईमेल के अलावा तस्वीरें हैं, वीडियोस हैं, मैसेजेस हैं, जिसको कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं उसको खंगाल रही है। एक चीज मैं जानना चाह रहा था कि क्या राहुल गांधी खुद मॉनिटर करते हैं, या पवन खेड़ा करते हैं, या सुप्रिया श्रीनेत करती हैं, या कोई और पदाधिकारी हैं, या सारा सुपरविजन राहुल गांधी के ही दिशा निर्देश पे हो रहा है? तो देखिए, उनके जो उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं। ओवरऑल जो रिपोर्टिंग है राहुल गांधी को दी जाती है, क्योंकि राहुल गांधी खुद इसमें बड़े डीपली इन्वॉल्व हैं, क्योंकि वो उनका बड़ा इंटरेस्ट है इसमें, इसको चीजों को जानने में, समझने में, विश्लेषण करने में। लेकिन पवन खेड़ा साहब, जाहिर सी बात है कि पवन खेड़ा डायरेक्टली उनको मीडिया को ब्रीफिंग करनी है और मीडिया को बताना है, तो वो भी बहुत हर लेवल पर इन्वॉल्व है। बाकी पार्टी के जो सुप्रिया श्रीनेत है, प्रियंका गांधी, और इसके अलावा काफी ऐसे लोग हैं जो पर्दे के पीछे हैं। मैं अभी उन लोगों का, मुझे काफी लोगों के नाम पता है, मैं खुलासा नहीं करना चाहूंगा कि ठीक भी नहीं है,
नहीं जी नहीं, आपने जी आपने दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कही। आपने एक तो ये बात कही कि कोई एजेंसी हायर नहीं करी है ना, कोई सॉफ्टवेयर जो है वो एजेंसी हायर की है, ना किसी बाहर के आदमी की मदद ली जा रही है। इंटरनल टीम है, डेटा टीम है, रिसर्च और एनालिसिस की टीम है। राहुल गांधी खुद उसको मॉनिटर करते हैं। लखड़ा साहब, आपको क्या लगता है कि जिस वक्त एप्स्टीन की फाइलें सामने आ रही हैं, विपक्ष खुलासा करता चला जा रहा है, और उसी बीच ये इजराइल लॉबी की, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री और एप्स्टीन और अनिल अंबानी और हरदीप पुरी, ये सारे तार मोदी से जुड़ रहे हैं, उसी बीच मोदी जी इजराइल जा रहे हैं, वो भी युद्ध के माहौल में। क्या मोदी एक बड़ी गलती कर रहे हैं? एक और बड़ी मुसीबत में फंसने जा रहे हैं मोदी? मुझे मैं बहुत जो मेरी समझ है इंटरनेशनल मामलों की, मैं साफ-साफ कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी गलती है, ये कूटनीतिक गलती है। ये जो टाइमिंग है सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो मौका चुना गया है इज़राइल यात्रा का, वो बहुत मुझे लग रहा है कि बड़ा डेंजरस मौका है। ऐसे मौके पर एक हमारे प्रधानमंत्री एक वार ज़ोन में जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं आप वार ज़ोन में? जब वहाँ की पूरी लीडरशिप, जो इज़राइल की जो पूरी लीडरशिप है, उसका फ़ोकस भारत है ही नहीं। भारत नक्शे में कहीं है ही नहीं, उनके आईने में कहीं है नहीं, उनकी स्कीम ऑफ थिंग्स में कहीं है नहीं, तो आप वहां क्यों जा रहे हैं? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात है कि ईरान, जिससे एकदम बहुत बड़ा तनाव ईरान और इसराइल के बीच, और अमेरिका, क्योंकि इसराइल तो अमेरिका का पिट्ठू है, तो वहां जो चीजें चल रही हैं उस पूरी स्थितियों में, तो ऐसा ऐसा लगता है कि एक एक मोदी का एक छिपा हुआ एजेंडा जो संदेश गया है पूरे देश में और कूटनीतिक हलकों में, देश में, विदेश में। हमारे देश में तो 250 एम्बेसीज हैं कि ये मैसेज जा रहा है कि ये कोई ना कोई, ये जो एपिस्टीन फाइल से जुड़ा हुआ कोई डर है जिसकी वजह से ये यात्रा हुई है। कोई पर्दे के पीछे जिस तरह से प्रेसिडेंट ट्रंप एक हॉस्टिलिटीज कर रहे हैं भारत के खिलाफ, लगातार हॉस्टिलिटीज जो बता रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं, छिपा नहीं रही है, जी। और कह रहे हैं कि हम लोग जो हमारा समझौता हो गया वो फाइनल है, और यूनाइटेड नेशन की जो अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो फैसला किया है, जो डील रद्द की है, उसमें भारत कोई रेजिस्टेंस न कर पाए, इसलिए उन्होंने फटाफट 20 फरवरी से पहले पहले समझौता कर लिया भारत से। और उसके बाद भी ट्रंप मान नहीं रहे, अपमानित करने का कोई मौका वो प्रधानमंत्री मोदी या भारत को अपमानित करने का मौका नहीं चूक रहे हैं। तो इससे इस तरह की शंकाएं पैदा हुई हैं कि जो ईरान, जो हमारा बहुत बड़ा मित्र, प्राचीन काल से एक मित्र देश रहा है, वहां जाकर के मोदी की इस यात्रा ने ईरान को हॉस्टाइल कर दिया है, ईरान ने बुरा माना है। और इवन इजराइल में भी, जो आज इजराइल में जी। प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं वहां, और वहां की अपोजिशन पार्टीज ने उनकी यात्रा का विरोध किया है, उनकी यात्रा के बायकॉट करने का ऐलान। विपक्षी पार्टियां जो इजराइल की है, जो फाइट कर रही है नेतन्याहू की जो कत्लेआम, और नेतन्याहू की छवि पूरी खराब हुई है पूरी दुनिया में, चाहे वेस्ट एशिया हो, चाहे वो अरब कंट्रीज हो। नेतन्याहू जिस तरह से पूरी पॉलिटिक्स है आसपास, गाजा पट्टी को लेकर के, फिलिस्तीन को लेकर के जो उनकी जो नीतियां रही है, और जितना बड़ा नरसंहार हुआ है, उस नरसंहार पर भारत ने कुछ कहा नहीं। और वहां पर जो नीति थी हमारी पहले की, जो स्थापित नीति थी, हमारा देश फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा रहता था। आप फिलिस्तीन की जनता का जो दुश्मन देश है इजराइल, ये अलग बात है कि आपके उनसे डिफेंस ताल्लुकात हैं और कूटनीतिक रिश्ते डेवलप किए हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या हमारी जो इंडिपेंडेंट, जो जो जिसको कहते हैं स्वावलंबी, निरपेक्ष जो हमारी विदेश नीति रही है, मुझे लग रहा है कि मोदी जी ने एक यहां जाकर के, इस मौके पर वहां जाकर के, जब घरेलू राजनीति में इतना भूचाल आया हुआ है, एप्स्टीन फाइल्स पर प्रधानमंत्री मोदी खुद उनके नाम, कई उनके मंत्रियों के नाम आ रहे हैं, ऐसे मौके पर क्या वो डैमेज कंट्रोल के लिए उनकी यात्रा इजराइल हुई है? जी